For many times, you must had heard about the tussle between center and state regarding the power. So, in this video, we are going to discuss every aspect related to center and state relationship, whether it's legislative, administrative, and lot of other things. For instance, the Sarkariya commissions and all. So, hello guys. I, Avinash Garg, the UPSC Digital Mentor, welcome you all to a series of M. Lakshmikant in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in great depth. And in today's video, we are going to start off with chapter 15, that is Center-State Relations. So now let's get started off and discuss every aspect related to that in great depth. So by name of chapter, that is सेंटर स्टेट रिलेशंस, इट्स वेरी मच क्लियर कि जो भी सेंटर स्टेट रिलेशन के रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या नीटी-ग्रिटीज वर्क करती है ऑन द ग्राउंड लेवल. नॉर्मली हम बहुत बार सुनते हैं प्रेसिडेंट रूल लग गया है, एमरजेंसी में ऐसा होता है, तो वो क्या क्या एग्जैक्टली होता है, कौन से प्रोविजंस हैं जिसके अंदर जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर आती है कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर भी जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उनके ऊपर रूल्स बना सके. वो सब चीज़ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. इसीलिए इसे कैटेगराइज किया गया. फर्स्टली एट द फर्स्ट इंस्टेंस लेट मी टेल यू कि फ्लो कैसे रहेगा. तो हम सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिलेशन समझेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में. अगर हमें सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन समझने हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस किस लेवल पे होगी, क्योंकि टसल तभी आएगी जब पावर की बात आएगी. जहाँ पे भी पावर, आपकी नॉर्मल लाइफ में भी जहाँ पावर इंक्लूड की जाएगी वहीं पे ही टसल स्टार्ट हो जाती है बिटवीन टू पीपल और टू ऑर्गेनाइजेशन और टू ऑर्गन्स, जो भी आप बोल रहे हो. तो यहाँ पे भी क्या है, हम सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करेंगे क्योंकि जो टसल है वो वहाँ पे हो सकती है. दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और तीसरा फाइनेंशियल रिलेशंस, कि जो फाइनेंशियली है वो रिलेशंस कैसे रहेंगे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं जब हम सेंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, हमने अभी तक फेडरल, यूनिटरी, ये सब कुछ डिस्कस तो कर लिया है, बट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि मैंने आपको बहुत बार वीडियोज़ में बोला भी है कि जब हम फाइनेंशियल रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो यूनियन के पास या सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, तो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रूडेंटली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं. और आप ज़रूर सुनते होंगे, आपने न्यूज़ में फॉलो किया होगा कि कैसे जो स्टेट का शेयर है 41% से 40% करने की गवर्नमेंट कर रही है. तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक हम पावर स्ट्रगल देखते हैं. तो इसलिए हम जब रिलेशंस डिस्कस करेंगे सेंटर और स्टेट के, तो हम उसमें फाइनेंशियल रिलेशंस की भी बात करेंगे. और एट द एंड कोई भी रिलेशन है उसमें फाइनेंसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, खासकर आजकल. तो ये है 3 टॉपिक्स रिलेटेड टू द पावर स्ट्रगल. उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस में कैसा ट्रेंड रहा है, और फिर जब हम ट्रेंड डिस्कस करेंगे तो उस ट्रेंड में डिफरेंट कमीशंस आएंगी कि कैसे गवर्नमेंट ने, क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या करती है, सपोज का अगर कोई भी डिमांड बहुत ज़्यादा राइज अप हो रही है तो फॉर टाइम बिंग उसे एक होता है ना कि कोल्ड पीरियड रखने के लिए, कोल्ड इफेक्ट लाने के लिए वो थोड़ा बहुत टाइम कमीशंस के लिए सेटअप करने के लिए ऊपर लगा देती है ताकि थोड़ा टाइम इस तरह से चला जाए. तो इसलिए बहुत सारे डिफरेंट कमीशंस भी अराइज हुई हैं. तो वो कौन सी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुई थी वो सब हम डिस्कस करेंगे. और इसमें 2 कमीशंस हैं जिनके बारे में हम ग्रेट डेप्थ में बात करेंगे. एक है सरकारिया कमीशन और दूसरी है पुंछी कमीशन. ये दोनों इंपॉर्टेंट कमीशन है. अब जब हम बुक में पढ़ते हैं तो ये इतनी लेंथी हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमें उसे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, या हम उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लूज आउट कर देते हैं. बट इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं क्योंकि आपको नहीं पता इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा रहा, अगर मेंस में भी क्वेश्चन है तो आप अपने आंसर में सब्सटीट्यूट करने के लिए इन कमीशंस का रेफरेंस दे सकते हो. हम लोग अपनी पॉलिटी में हर टाइम देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन ज़रूर रहता है. तो अगर वो फ्रिक्शन है तो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा. और अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो आपको अपना पॉइंट रखने के साथ साथ उसे जस्टिफाई करना भी आना चाहिए. तो जस्टिफाई करने के लिए आप ये कमीशंस का रेफरेंस ले सकते हैं, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करें. एक तो सरकारिया कमीशन और एक पुंछी कमीशन. तो हम इन दोनों को मतलब पूरी तरह से इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. और मेरा पूरे का पूरा कंसर्न रहेगा सेंटर स्टेट रिलेशन को बहुत अच्छे से इलेबोरेटिव वे में समझाना, क्योंकि ये ऐसा रिलेशन है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो नॉर्मली न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ जो आती हैं आपको वो इजीली समझ में आ जाएंगी, उनकी टेक्निकलिटी समझ में आ जाएंगी. जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ फॉलो किया था जिसमें हमने देखा था कि तमिलनाडु में जो गवर्नर हैं उनके पास बहुत सारे जो बिल्स थे वो पेंडिंग थे फॉर 3 years, और उसके बाद जब उनका केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में तब जाके वो उसे प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए, कंसिडरेशन के लिए उसे रेफर करते हैं. तो वहाँ पे हमें ये समझ में नहीं आएगा अगर हमें बैकग्राउंड नहीं पता
या हमें टेक्निकलिटी नहीं पता कि ये इतना बड़ा इशू है ही कैसे, और गवर्नर इतनी देर तक अपने पास बिल कैसे रख सकते हैं। तो अगर आप टेक्निकलिटी में जाओगे तो वहाँ पे जब हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गवर्नर कितनी भी देर तक अपने पास बिल जो है वो पेंडिंग रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम फ्रेम मेंशन नहीं किया हुआ है कि कितने टाइम में गवर्नर को जो उनके पास बिल आया है उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ इंक्लूड होती हैं। और दूसरी चीज़ है बेयर एक्ट। जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी, चाहे वीडियो ज़्यादा बने, चाहे वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाए, बट फिर भी साथ के साथ हम बेयर एक्ट करें। यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि मैं आपको 1 घंटे की वीडियो दूँ या आधे घंटे की वीडियो दूँ या 10 मिनट में टॉपिक ख़त्म करूँ। अदरवाइज इतनी देर में तो लोग टॉपिक भी ख़त्म कर सकते हैं, बट द पॉइंट ओवर देयर इज़ कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हो, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी जगह नहीं जाना पड़े। So by this, let's get started off with the first pointer that says all power, whether it is legislative, executive and financial, has been divided between center and state. हमारी जो पॉलिटी है वो नॉर्मली फेडरल है, राइट। वो बात अलग है कि जो सेंटर है उसको ज़्यादा पावर दी गई है, या वहाँ पे थोड़ा जो हमें पावर का एक टिल्ट है वो सेंटर की तरफ मिलता है, दैट्स टोटली ट्रू। बट अदरवाइज अगर हम अपनी पॉलिटी की बात करें तो हमारी जो पॉलिटी है वो फेडरल पॉलिटी है। दैट मीन्स 2 लेवल गवर्नमेंट, बेसिकली 3 टायर गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, बट जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉपरली मेंशन्ड है। तो अगर हम सेंटर और स्टेट के बीच में पावर की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिखा गया है कि लेजिस्लेटिवली, एग्जीक्यूटिवली और फाइनेंशियली जो पावर्स है या जो उनकी जुरिस्डिक्शन है वो किस तरह से रहेगी, उनके रिलेशंस कैसे रहेंगे। इसीलिए हम इन्हें सब सेक्शंस में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करेंगे और देखेंगे कि बेयर एक्ट में कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो है सेंटर और स्टेट के उनको गाइड करेंगे। फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में देखेंगे कौन से आर्टिकल्स हैं जो गाइड करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या रिलेशन रहेगा सेंटर और स्टेट का। फिर हम फाइनेंशियल रिलेशंस पे इसी तरह से मूव ऑन कर जाएंगे। अब देखो, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि लेजिस्लेटिव पूरी की पूरी जब हम वीडियो देखेंगे तो उसमें 2 चीज़ें आप देखेंगे, पार्लियामेंट का भी जिक्र आएगा, सेंटर का जिक्र आएगा। तो दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट अलग चीज़ है, सेंटर अलग चीज़ है। पार्लियामेंट मीन्स जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली बोल सकते हो एट द स्टेट लेवल, राइट, कैपिटल एस वाला। तो वहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे, वो गवर्नमेंट के भी होते हैं, ऑपोजिशंस के भी होते हैं, राइट। ऑपोजिशन में ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट भी है, पार्लियामेंट में जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज है वो भी इंक्लूड हो जाएंगी। जब हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो वो बेसिकली हाउस की बात होगी। जब हम सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर का मतलब गवर्नमेंट होगा। तो वहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स वहाँ पे अपना बेसिक रोल प्ले करेंगे। तो इसलिए जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट और सेंटर को हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात पहले ही अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस के ऊपर कि क्या लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो है सेंटर और स्टेट के वो किस तरह से गाइड किए जाते हैं। तो जब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस तो ये होंगे आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255 तक पार्ट 11 में। अब क्वेश्चन आता है क्या ये आर्टिकल्स हमें याद रखने की ज़रूरत है। आई विल से कि एटलीस्ट आप उसका एक ग्लिम्स ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहती सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए, बट कुछ रेफरेंस तो होना चाहिए ताकि अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप कहीं ना कहीं समझ पाएँ। हमने जब PYQ डिस्कशन करते हैं या PYQs देखते हैं, जो मैं अपने सेशंस में PYQ डिस्कशन करती हूँ, तो वहाँ पे भी पॉइंट ये आता है कि हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए जो आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप आंसर कर दोगे। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तभी आंसर कर सकते हो। UPSC आपसे अमेंडमेंट्स के ऊपर पूछता है कि इनमें से कौन से अमेंडमेंट्स है वो उनका रोल इन पर्टिकुलर चीज़ों के रिलेटेड था। तो वैसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव जो रिलेशंस हैं उनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर होना चाहिए। और वैसे भी जब हम पढ़ते पढ़ते साथ में बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो माइंड में रिकॉल होता है, क्योंकि आप एक बार नहीं, आप मल्टीपल टाइप उसे रिवाइज करोगे। तो जब मल्टीपल टाइम उसे रिवाइज करोगे तो और सेम प्रोसीजर से कि आप पढ़ रहे हो और साथ में बेयर एक्ट रखा है तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा और रिमेंबर करने में आर्टिकल्स को।
तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करें तो वो आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 255 तक पार्ट 11 में आते हैं। अब देखो, जब आप अपना बेयर एक्ट देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि पहले सेंटर को स्टेट्स हैं उनको डिफाइन किया, उनके अराउंड सारी चीज़ें बताई, फिर यूनियन टेरिटरीज के अराउंड बताई, फिर वो सेंटर स्टेट रिलेशन पे आएंगे। क्यों? ताकि वो पहले ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं कि अच्छा स्टेट ये है, यूनियन टेरिटरीज ये है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इनके ऐसे ऑपरेशन होंगे। फिर बात आती है कि अच्छा अब सेंटर और स्टेट के रिलेशंस कैसे होंगे, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो बहुत क्रोनोलॉजिकली अगर हम बात करें ना, बहुत प्रॉपरली मैनेज्ड है हमारा बेयर एक्ट। तो आप उसके पार्ट ज़रूर याद कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा उसको बैठ के आराम से देखो। तो अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस के ऊपर। सो नॉर्मली पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट विद रिस्पेक्ट टू बोथ टेरिटरी एंड सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन। कि जब हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली जो सेंटर है और जो स्टेट है, दोनों के बीच में क्या क्या किस किस का काम है, क्या क्या किस किस की ज्यूरिसडिक्शन है, वो सब चीज़ ऑलरेडी मेंशन है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन और वो क्लियरली डिफाइंड है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स के ऊपर तो आपको पता है कि हमारे पास लिस्ट है, राइट? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, जिसमें यूनियन लिस्ट है लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट है लिस्ट 2 और कॉन्करेंट लिस्ट है लिस्ट 3। तो यहाँ पे क्या है, जो यूनियन लिस्ट है उसका मतलब ये है कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो यूनियन है वही अपने जो लॉज है वो मेकअप कर सकते हैं, उनकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। और जो स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स मेंशन है वो स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, उसके ऊपर स्टेट अपने लॉज मेकअप कर सकती है। और जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं उनके अंदर सेंटर और स्टेट दोनों अपने लॉज मेकअप कर सकती है। बट इन केस अगर वो कॉन्ट्राडिक्शन में आता है, सपोज करो स्टेट ने अपना लॉ मेकअप करा, सेंटर ने अपना लॉ मेकअप करा और दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो उस केस में डेफिनेटली जो सेंटर है उनकी जो लॉज है वो प्रिवेल करेंगे। तो ये है कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि क्लियरली मेंशन है कि नॉर्मली कि पावर किस तरह से मूव करेगी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और उनके रिलेशंस कैसे गाइड होंगे। बट पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट अंडर 5 extraordinary situation and center's control over state legislation in certain cases। नॉर्मली तो इस तरह से वर्क होगा, बट ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस जहाँ पे हम यूनिटेरिली बाइज्ड बोलते हैं तो उनकी बात हो रही है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी आएंगे जहाँ पे पार्लियामेंट के ऊपर के पास पावर आ जाएगी कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं इवन स्टेट मैटर्स के ऊपर भी। जो स्टेट लिस्ट के अंदर मैटर्स लिखे हैं उनके ऊपर भी वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं अंडर 5 extraordinary situations। अब वो 5 extraordinary situations क्या है वो हम आगे जब हम 4 एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ही हम वो कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। मैं आपको तभी साथ के साथ रेफरेंस दे दूंगी कि वो 5 extraordinary situations कौन सी हैं जहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो उन चीज़ों पे लेजिस्लेट कर सकते हैं जो स्टेट लिस्ट में आती हैं। तो ये है बेसिक एक ग्राउंड क्लैरिटी कि किस तरह से सेंटर और स्टेट के जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है वो वर्क करेंगे। हमने क्या समझा है कि नॉर्मली तो हर कोई अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में काम करेगा, उनके लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रॉपर्ली मेंशन है कि सेंटर इस पे काम करेगा, स्टेट इन पे काम करेगा। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उसके ऊपर स्टेट जो है वो लॉ मेकअप कर सकती है, यूनियन भी कर सकती है। बट द पॉइंट इज कि अगर वो कॉन्ट्राडिक्शन में होगा तो डेफिनेटली जो यूनियन का है या सेंटर का जो लॉ मेकअप किया गया है वो प्रिवेल करेगा। बट ऐसे 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस भी आते हैं जहां पे पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो जो स्टेट है उसके जो मैटर्स हैं उनके ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है। वो कैसे आती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, नेशनल इमरजेंसी का एग्जांपल ले लीजिए, तो नॉर्मली तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, बट नेशनल इमरजेंसी में जो सेंटर है वो उसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो इस तरह से वो आगे सर्कमस्टांसेस है, मैं आगे डिस्कस करूंगी, राइट। तो फिर आता है देयर आर 4 एस्पेक्ट्स इन सेंटर स्टेट रिलेशंस कि नॉर्मली अगर हम सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड 4 एस्पेक्ट्स बनते हैं। उन 4 पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली हम उनके रिलेशंस को डिस्कस कर सकते हैं। और वो 4 एस्पेक्ट्स क्या हैं? फर्स्ट इज टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन कि जब हम उनकी जो पावर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पावर्स रहेंगी या किन किन चीज़ों के ऊपर वो काम करेंगे, तो हम सबसे पहले उनकी ज्यूरिसडिक्शन चेकआउट करने के लिए उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट को देखेंगे। नॉर्मली जब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी एग्जांपल लेते हैं तब भी हम क्या कहते हैं कि वो नॉर्मली इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी, तो ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, बट बेसिकली उनकी ज्यूरिसडिक्शन अपने हिसाब से है। तो इसलिए जब हम
सेंटर स्टेट रिलेशंस की भी बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, तो वहाँ पे भी हम सबसे पहले उनके जो रिलेशंस डिफाइन करेंगे वो टेरिटोरियल एक्सटेंट पे करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हिसाब से उनके जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है वो कैसे मूव करते हैं। फिर हम देखेंगे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट्स फील्ड, जो हम वो पांच एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस की बात कर रहे थे जहाँ पे पार्लियामेंट जो स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स मेंशन है उनके ऊपर लॉज मेकअप कर सकती है, तो वो हम इस पर्टिकुलर टेरिटरी में पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देन सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, वो किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। तो सबसे पहले बात आती है पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल और पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि वो सेंटर में है तो उनकी जो जुरिस्डिक्शन है थ्रू आउट द कंट्री है, और जो स्टेट है डेफिनेटली वो अपनी स्टेट या स्टेट के विद इन किसी भी पार्ट के ऊपर वो अपने जो लॉज है वो मेकअप कर सकते हैं। बट पार्लियामेंट के पास, ये तो हो गया दोनों की, अब यहाँ तक ये लग रहा है कि दोनों के पास इक्वल पावर्स है, बट नहीं। फिर आता है पार्लियामेंट के पास ही सिर्फ पावर है कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशंस भी बना सकती है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन का क्या मतलब है कि सपोज कीजिए कोई पर्सन है, वो इंडियन सिटीजन है पर फॉरेन में रह रहा है, वो वर्क वीजा पे क्या है, जो भी रीजन है, तो उनका कंडक्ट कैसे होगा या उनके लिए क्या रूल्स वर्क करेंगे, वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है। जो कोई भी लॉ मेकअप कर रही है सेंटर या पार्लियामेंट, जो लॉ मेकअप कर रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जो बाहर लोग बैठे हैं, इंडिया से बाहर है, इंडिया की टेरिटरी से बाहर है, उनका भी उनके ऊपर ये लॉज मेकअप होंगे, उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई होंगे, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट ऐसे लॉज मेकअप नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर जा रही है अगर हम टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शन है टेरिटोरियल एक्सटेंट का, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि नॉर्मली तो क्या है, पार्लियामेंट थ्रू आउट द कंट्री बना सकती है जो अपने लॉज हैं, और स्टेट है वो थ्रू आउट द स्टेट बना सकती है। बट जब हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो लॉज हैं, लेजिस्लेटिव है, उनकी बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। बट लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग एरियाज। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए, तब भी हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। जब आप आगे लोकल बॉडीज भी देखोगे, हर जगह पे आप कहीं ना कहीं नॉर्मली आप डेली लाइफ में देखते होंगे शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस भी किए जाते हैं उनको प्रोटेक्शंस देने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पे हमने, क्योंकि वहाँ की निटी-ग्रिटीज, अब देखो इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, तो इतने डाइवर्स कंट्री में लोगों की डिमांड भी डाइवर्स है, वो बहुत ज़्यादा ही एस्पिरेशंस रखते हैं, तो उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल करना, उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करना कि हमारी जो पॉलिटी है वो इफेक्टिवली काम कर सके, इसलिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो उन अरेंजमेंट्स में ही जब हम लेजिस्लेटिव टेरिटोरियल एक्सटेंट के अकॉर्डिंगली जब हम लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात कर रहे हैं, तब हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे रीजन्स हैं विद इन द स्टेट, वैसे तो पार्लियामेंट का जो पूरा जुरिस्डिक्शन है थ्रू आउट द कंट्री है, बट फिर भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे उनके जो लॉज है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। वो क्या है वो हम देखते हैं। सो सबसे पहले प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लद्दाख, कि इन पर्टिकुलर अगर हम यूटीज की बात करें, इन पर्टिकुलर यूटीज के लिए जो प्रेसिडेंट है, जब हम यूटीज की बात करेंगे तो नॉर्मली हम वहाँ पे प्रेसिडेंट को देखते हैं कि वो एक होता है ना कर्ता धर्ता, उसके जो बेसिक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रेसिडेंट की रहती है। और जब हम बात करेंगे अबाउट द शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब, तो वहाँ पे गवर्नर अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। जब हम आगे प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब ये बात साथ में हम ज़रूर देखेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि जब हम यूटीज़ की बात कर रहे हैं, यूटीज़ जैसे कि यहाँ पे ये 4 यूटीज़ है, इनको स्पेशली प्रोटेक्शन चाहिए। क्यों चाहिए आप देखो ना, वहाँ की अब देखो अंडमान निकोबार आइलैंड, उस आइलैंड की मैं आपको बार बार वही बोल रही हूँ, जो डाइवर्सिटी है उसको टैकल करने के लिए, क्योंकि अब यही जो आइलैंड्स हैं यहाँ पे ट्राइब्स रहती है, कुछ ट्राइब्स है वो इजीली एसिमिलेट हो जाती है लाइक विद मेन साइड जो लोग हैं उनके साथ, बट कुछ ऐसी ट्राइब्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है अराउंड द अदर मेन स्ट्रीम पीपल। तो इसलिए
वहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए उनके लिए। तो यहाँ पे क्या करा कि जो भी गवर्नमेंट लॉ मेकअप करेगी वो डायरेक्टली उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, अगर उन्हें लगता है कि जो सेंटर ने लॉ बनाया थ्रू आउट द कंट्री तो सही है, बट अगर इन पर्टिकुलर रीजन्स के ऊपर आ गई वो बात, अगर ये पर्टिकुलर रीजन्स उनके ऊपर मतलब इन रीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल हो गई तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, वहाँ पे वो रेगुलेशन लेके आ सकते हैं प्रेसिडेंट कि ये वाला लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा ये पर्टिकुलर एरियाज में जो यहाँ पे यूटीज लिखी हैं। तो ये हो गया फर्स्ट ऐसा एक्सेप्शन। दूसरा आता है इन केस ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी के केस में भी जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा कर सकते हैं, वो रेगुलेट करते हैं कि ये वाला लॉ यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, ये उसमें ये चेंजेस होंगे, पर वो तभी कर सकते हैं जब वहाँ की जो असेंबली है वो या सस्पेंडेड है या डिसॉल्व है। अब सस्पेंडेड और डिसॉल्व में क्या है, सस्पेंडेड का मतलब होता है जैसे प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो प्रेसिडेंट रूल में हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट रूल जब लगा है तो प्रेसिडेंट रूल लगते ही जो वहाँ की स्टेट असेंबली है वो सस्पेंड हो जाती है। बट ऐसा भी हो सकता है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगा है उससे पहले वहाँ की जो स्टेट असेंबली थी वो डिसॉल्व हो चुकी हो। सस्पेंड आप नॉर्मली समझते होंगे, सस्पेंड का मतलब है फॉर टाइम बीइंग वो नहीं वर्केबल है, बट डिसॉल्व का मतलब वो खत्म हो चुकी है। मतलब अगर सपोज इन केस प्रेसिडेंट रूल लगा स्टेट में और तब जो हमारी स्टेट असेंबली थी वो डिसॉल्व हो गई थी, तो जब प्रेसिडेंट रूल हटेगा तो दोबारा से एकदम से इलेक्शंस कंडक्ट करवाने पड़ेंगे और तब जाके वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म होगी। अगर सपोज प्रेसिडेंट रूल लगा और उसके कारण जो वहाँ की स्टेट असेंबली थी वो सस्पेंड हो गई, तो उस केस में जब प्रेसिडेंट रूल हटेगा तो वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी, तब हमें दोबारा इलेक्शंस नहीं करवानी पड़ेंगी। तो ये डिफरेंस है सस्पेंडेड और डिसॉल्व की बात। तो पुडुचेरी के केस में प्रेसिडेंट जरूर रेगुलेट कर सकते हैं, बट तब कर सकते हैं अगर वहाँ की स्टेट असेंबली जो है वो या सस्पेंडेड हो या डिसॉल्व। और सस्पेंडेड किस केस में हो सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट रूल की हम बात करते हैं। प्रेसिडेंट कैन रिपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेशन टू दीज ड्यूटीज, जो अभी हमने डिस्कस किया। गवर्नर कैन डायरेक्ट दैट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू शेड्यूल एरिया इन स्टेट और अप्लाई विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस। जो मैंने आपको बोला, जब शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल एरिया की बात आएगी तो वहाँ पे गवर्नर अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी की अगर फिट करते हैं तो वो कौन है, गवर्नर। तो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि अगर सेंटर से कोई भी रूल्स मेकअप हुए हैं, अगर वो शेड्यूल्ड एरिया के रिलेटेड बात है तो शेड्यूल्ड एरिया में, मतलब शेड्यूल्ड एरिया के रिलेटेड की बात नहीं है, बेसिकली जो भी रूल्स मेकअप हुए हैं तो वहाँ पे गवर्नर डिसाइड करेंगे कि वो इन शेड्यूल्ड एरियाज में वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। फिर अगेन सेम लॉजिक कि वहाँ की निटी-ग्रिटीज को टैकल करने के लिए हमेशा याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, फाउंडिंग फादर्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका बेसिक इथो सिर्फ इतना ही था कि जो हमारी स्पेशल कल्चर है, जो हमारी हेरिटेज है, उसे सिक्योर करके रखा जा सके। वो बात अलग है कि आज आप किसी भी हेरिटेज साइट पे चले जाओ तो लोग अपने नाम लिखना बहुत शौक से वहाँ नाम लिखते हैं। बहुत सारे लोग जो हेरिटेज है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। हमें पब्लिक जो भी प्रॉपर्टी है उसकी इतनी सेंस ही नहीं है कि हम उसकी एक होता है ना कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसे सेंसिबली यूज़ करें, बिल्कुल नहीं है। कुछ आप वीडियोस देखोगे, कुछ रील्स आती हैं, उसके अंदर कोई बंदा है वो ट्रेन की जो सीट्स है उसे फाड़ रहा है। क्यों फाड़ रहा है भाई, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। बट इस तरह से ही आजकल दुनिया चलती है। आपकी कार है, अगर सपोज अपनी कार में मूव कर रहे हो और कार में अगर कुछ गिर गया तो आपको बड़ा फील होएगा, आप बोलोगे कि नहीं ध्यान से खाओ, यहाँ कुछ गिरना नहीं चाहिए। जब आप बस में जा रहे हो, जब आप ट्रेन में जा रहे हो या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप बहुत सारे लोग तो मूंगफली खाते हैं सर्दियों में, राइट, वो मूंगफली खाएंगे ट्रेन वगैरह में बैठ के, तो ये क्या सेंस मेकअप। और फिर ऐसा नहीं है कि वो उसको प्रॉपर्ली संभाल के रखेंगे, जो छिलक है वो वहीं पे फेंक देंगे, तो ये सेंस मेकअप नहीं होता है कहीं भी। बट हाँ, इसी तरह से हम लोग चलते हैं कहीं ना एज अ सोसाइटी। सो लेट इट बी। अब आते हैं वापस अपने पॉइंट पे। तो ये है गवर्नर की बात शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए। और फिर अगर असम की बात करें, देखो याद रखना ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पे आपको दो चीज़ें याद करनी है। अगर हम असम की बात कर रहे हैं तो गवर्नर ऑफ असम कैन डायरेक्ट दैट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरिया इन स्टेट और अप्लाई विद स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन, राइट। बट उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, President enjoys same power with respect to tribal areas, that is autonomous district in मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मैंने जो अभी तक अपना जितने लोगों से इंटरेक्शन किया है, जो मैंने समझा है अकॉर्डिंग टू एस्पिरेंट्स, कि उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की कि वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देख रहे हो कि किस तरह से
जो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट के केस में किस तरह की हम लोग बोलते हैं ना वॉलेटिलिटी हमें दिख रही है। तो वो सब चीज़ों को टैकल करने के लिए आपको ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स क्या है, और जो इशू चल रहा है जो आप न्यूज़ में देख रहे हो, तो वो इशू जो चल रहा है वो क्यों इतना मतलब कुकी ट्राइब ये लोग इतना क्यों ज़्यादा अपने आप को वॉलेटाइल फील कर रहे हैं, और क्यों वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगने के बावजूद भी जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा सॉर्टेड हमें नहीं दिख रही है, क्योंकि वहाँ की निटी ग्रिटीज़ है, वहाँ की पॉलिटिक्स इस तरह से वर्क करती है। अब देखो, जब हमें पता है कि जैसे हम अब यहाँ पे प्रेसिडेंट क्यों हैं, आप वो भी लॉजिक समझिए। जब हम ट्राइबल एरियाज ऑफ मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात कर रहे हैं, तो हम अभी पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं, न्यूज़ में भी फॉलो करते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो बहुत वॉलेटाइल है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर गवर्नर को पावर देंगे वो शायद इतना वर्केबल ना रहे, तो इसलिए वहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि जो गवर्नर की पावर है असम के केस में, अगर हम इन पर्टिकुलर रीजन्स की बात करें, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट्स भी हैं, और इसलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है उन्हें पावर दी गई है किसी तरीके से। अब मैं ये नहीं बोल रही कि असम बॉर्डर स्टेट नहीं है, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पॉलिटी की डिफरेंस है अगर हम बात करें रिलेटेड टू असम एंड मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, कि वहाँ की पॉलिटिक्स में बहुत डिफरेंस है, और पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंगली ही चीज़ें मेकअप हो रही हैं। इसलिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर रीजन में प्रेसिडेंट को वो पावर दी गई है जो असम के केस में गवर्नर को है, रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज। और ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज नॉर्मली जब ट्राइबल एरियाज की बात आएगी ना, तो तब वहाँ पे गवर्नर के पास पावर होती है, बट ये पर्टिकुलर रीजन मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है। सो ये हमने वो सिचुएशंस देखी जहाँ पे पार्लियामेंट की जो लॉज हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। अब हमने क्या देखा है, एक बार हम क्विकली देखते हैं अभी तक हम क्या समझ पाए हैं। हम देख रहे थे टेरिटोरियल एक्सटेंट के अकॉर्डिंगली जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो कैसे वर्क करेंगे। तो हमने सबसे पहले देखा पार्लियामेंट जो है वो मेकअप कर सकती है लॉ अकॉर्डिंग टू टेरिटोरियल, अगर हम बात करें वो थ्रू आउट द कंट्री कर सकती है, स्टेट थ्रू आउट द स्टेट कर सकती है, और पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो लेजिस्लेशन है वो भी कर सकती है। बट पार्लियामेंट की यहाँ पे उनको एक्स्ट्रा पावर मिलेगी, पर उनकी पावर करने की कटेल की जा रही है। कटेल कैसे, कि वो जो लॉज मेकअप कर रहे हैं वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में नहीं हो रहे। जैसे यूटीज की बात करी हमने, वो यूटीज में प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करेंगे कि ये वहाँ पे अप्लाई होगा नहीं होगा, या इसको मॉडिफाई करना है या रेगुलेट करना है। उसके बाद गवर्नर की बात आएगी जब हम बात करेंगे द ट्राइबल एरियाज, और फिर हमने देखा असम के केस में भी डेफिनेटली जो गवर्नर है वो रोल प्ले करेंगे। मगर हमने फिर देखा था जो प्रेसिडेंट है वो कैसे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन केसेस में जो प्रेसिडेंट है वो अपना रोल प्ले करेंगे ट्राइबल एरिया के केस में। तो ये हमने देखा टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। उसके बाद आई होप दैट्स टोटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, बट आई फील कि अभी जो वीडियो है दैट्स गोइंग बियॉन्ड द टाइम ऑफ 25 मिनट्स, एंड माई इंटेंशन इज कि जो भी वीडियोज हो विद इन दैट टाइम फ्रेम हो, ताकि आप एक स्लॉट में वो वीडियो देखें, फिर आप दूसरे से कंटिन्यू करो इफ इन केस यू हैव सम अदर एंगेजमेंट्स। सो आई थिंक लेटर ऑन टॉपिक्स हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं, ताकि हमें और अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि बस मेरे को वीडियो में आपको चीज़ें समझानी है और मूव ऑन करना है। मेरा पॉइंट ये है कि आपको वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएं। तो एक बार देखते हैं, हमने यही देखा है अभी तक कि जो हम सेंटर और स्टेट की लेजिस्लेटिव जो रिलेशंस है उसको डिस्कस कर रहे हैं, वो आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक पार्ट 11 में आएंगे। और नॉर्मली जो पावर है वो डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर और स्टेट, लाइक सब्जेक्ट्स वगैरह के ऊपर, पर 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ में पार्लियामेंट जो है वो स्टेट की जो लिस्ट के अंदर मेंशन है सब्जेक्ट्स उनके ऊपर भी रेगुलेट करती है या लॉज मेकअप कर सकती है। वो क्या आएंगे वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिर हमने देखा कि 4 एस्पेक्ट्स जो हैं रिलेटेड टू सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस वो क्या है, मतलब हम अगर सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस डिस्कस कर रहे हैं तो वो हम किस तरह से 4 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करके कर सकते हैं, जिसमें से हमने इस वीडियो में पर्टिकुलरली अभी तक सिर्फ यही डिस्कस किया है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, और जो बाकी के हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फर्दर गाइज, आई होप you enjoyed the session. If you do, then hit the like button and also subscribe to my channel if you hadn't yet, and hit the bell icon so that all notification gets delivered to you. Always remember guys, I do conduct a free master class over which I handhold people to go through this UPSC journey effortlessly. So you can also enroll for the same by clicking on the link given in description below.
video. I will love to see you all over there. So meet you all in next video with the remaining topics under the legislative relation. So see you there.